दोस्तों, अमेरिका और इजराइल दोनों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अमेरिका में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए साइन कर दिया है और संसद में भी उन्हें हटाने के लिए महाभियोग पर जो तैयारी है वो चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ तीन केसेस हैं जिनमें अदालत में सुनवाई होनी है और नेतन्याहू अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, समय मांग रहे हैं कि अभी नहीं, कुछ देर बाद सुनवाई करते हैं। और वहीं तीसरी तरफ ईरान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। वहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, सारे अपडेट जल्दी से ले लेते हैं। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और अपने वेन्यू पर पहुंच चुका है। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान दोनों से अलग अलग डेलीगेशन से पहले बातचीत करेगा और फिर बताएगा कि क्या क्या लोग बता रहे हैं, लेकिन उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपके सामने ये तस्वीर है और इस तस्वीर को आप देखिए, जो मजबूत तस्वीर निकल करके आ रही है पाकिस्तान पहुंचने से पहले। GBX हवाले से खबर है कि चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद ईरान अब चौथे सुपर पावर मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। ये GBX हवाले से है और पूरी दुनिया इस बात को अब मानने लगी है कि चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अब ईरान सुपर पावर के तौर पर यहां पर निकल करके आ रहा है। और इस बात को पाकिस्तान बखूबी अच्छे से समझता है और इसीलिए ईरान की टीम जब पाकिस्तान पहुंचती है बातचीत करने के लिए अमेरिका से, तो पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को हवा में उड़ाकर हवा में कुछ इस तरीके से स्वागत करता है ईरान का, जो आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है, इजराइल या फिर ईरान का आसमान नहीं है, ये पाकिस्तान का आसमान है। इनका फाइटर जेट यहाँ से उड़ता है और ऊपर तक जाकर एक रेनबो बनाने की कोशिश यहाँ पर करता है, वेलकम करने की कोशिश यहाँ पर करता है। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट के जरिए वेलकम करवाता है। ये ईरान की बढ़ती हुई ताकत है। महिमा जी, एक चीज़ बता दें, विपत्तियाँ ही हमेशा इंसान को, देश को, संस्थाओं को, किसी को भी विपत्तियाँ आगे लेकर जाती। बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी भारतीय सभ्यता के भीतर। अगर भगवान हनुमान जी के जीवन में 2 चीज़ें ना आती, भारतीय संस्कृति से बता रहा हूँ उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण है, आपको मिलेगा नहीं, बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अगर भगवान हनुमान के जीवन में 2 चीज़ें नहीं आती, एक सीता जी को खोजना और दूसरा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे उस समय वो पर्वत से जा कर के वो बूटी लेकर के आने वाली, ये 2 चीज़ें अगर उनके जीवन में ना आती तो आज भगवान हनुमान को आप भगवान हनुमान की तरह ना देख रहे होते। चलिए हनुमान जी को अलग कीजिए, भगवान राम पर आइए। अगर राम के जीवन में 2 चीज़ें ना होती, 2 चीज़ें, और दोनों विपत्तियों से जुड़ी हुई हैं, दोनों चुनौतियों से, इम्तहान से, कठिनाई से, परेशानी से जुड़ी हुई हैं। भगवान राम के जीवन में भी 2 ही बड़ी चुनौतियां थीं। पहला, अगर उनको 14 साल का वनवास ना हुआ होता, और दूसरा, अगर रावण ने सीता का हरण ना किया होता। इन्हीं 2 चुनौतियों ने, इन्हीं 2 परेशानियों ने, इन्हीं 2 बाधाओं ने उनको दुनिया के सामने बड़ी पिक्चर, लार्ज स्केल के ऊपर प्रदर्शित किया और आज दुनिया उसी चीज़ को देख करके, मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। राम बन गए तो बन गए, मतलब बन गए तो बन गए। विपत्ति आई तभी आज भगवान राम को इस तरीके से लोग देखते हैं, भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिला। अधर्म के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ने का मौका मिला। वही मौका ईरान को मिला और ईरान ने जब अपनी शक्तियां दिखाई, जब दिखाया 5 मुस्लिम देशों को, जब ये बतलाया इन सब मुस्लिम देशों को, यहाँ पर ये जितने अगल बगल हैं इस जगह पे, इन सब को जब बतलाया, इस पूरी रिजीम को बतलाया, इराक की, सऊदी की, बहरीन की, कुवैत की, कतर की, यूनाइटेड स्टेट्स की, इन सब को बतलाया कि हमारे और इजराइल के युद्ध के बीच में तुम सब आओगे तो सब मारे जाओगे। जब बतलाया, अपनी शक्ति दिखलाई, हनुमान बन के जब निकला बाहर, तब दुनिया ने पहचाना हु इज़ द ईरान। और इसीलिए आज दुनिया ये कहने लग गई है, ये कह रही है, जो आपके सामने है, कि alongst चाइना, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान इज इमर्जिंग एज द 4th सुपर पावर। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको कुछ बतला रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो पाकिस्तान ने अमेरिका का ऐसा वेलकम नहीं किया।
जैसा वेलकम ईरान का किया रात के समय जब ईरान अरागची कौन कौन पहुंचा, विदेश मंत्री अरागची पहुंचे, इनके सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाघेर जोलगदर पहुंचे, डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची पहुंचे, ये सब लोग ईरान की तरफ से पहुंचे। खैर देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से जब ये लोग पहुंचे तो ये मुनीर हैं, यहाँ के जनरल हैं पाकिस्तान के, वो किस तरीके से इनका जो है फील्ड मार्शल मुनीर किस तरीके से स्वागत करते हैं, वो स्वागत की तस्वीरें और दुनिया के पटल पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ईरान, उसकी तस्वीर यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखलाई दे रही है। आता है, जहाज़ आता है, खड़ा होता है और उससे निकल करके युद्ध के बीच इस तरीके से बातचीत की मेज के ऊपर इस तरीके से आते हुए दिखलाई देते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, बतलाने जा रहा हूँ, आप अगर मजबूत दिल के हैं तो ही ये देख पाएंगे, और अगर आपका दिल कमज़ोर है तो वीडियो आपको यहीं से छोड़ देना चाहिए और कुछ और टिकटॉक या कोई नाच गाना लगा लेना चाहिए। इसके आगे का वीडियो आपको नहीं देखना चाहिए। जो तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर मिनाब की उन बच्चियों की हैं, 7 से 12 साल की वो बच्चियाँ, 68 बच्चियाँ, 70 के करीब बच्चियाँ, 68 बच्चियाँ, 168 बच्चियाँ, जिनको ईरान के भीतर एक स्कूल में, मिनाब स्कूल में अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल मारकर मार दिया। 168 बच्चियाँ, ये वो बच्चियाँ हैं सामने आपके जो है वो ईरान के प्रतिनिधि हैं और गलीबाफ ये इस पूरे वाक़े की अगुवाई कर रहे हैं, जो पीस मीटिंग हो रही है उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इसको नहीं देख सकते हैं। इन्होंने इस तस्वीर में क्या लिखा है माई कंपेनियन इन माई फ्लाइट। जब ये जा रहे थे जहाज़ से, उस जहाज़ में बच्चियों के बस्ते और पोस्टर रख करके ले गए थे अपने साथ, अपना साथी बना करके कि मेरे साथ में ये पैसेंजर भी पाकिस्तान चल रहे हैं बातचीत करने के लिए। सिर्फ मैं ही बातचीत नहीं करूँगा, सिर्फ मैं ही बातचीत में हिस्सा नहीं लूँगा, मेरे साथ साथ इन 168 बच्चियों की आत्माएं, इन 168 बच्चों की रूहें भी निज़ाम पाकिस्तान के भीतर अमेरिका से सवाल पूछेंगी कि ऐ अमेरिका, तूने हमारे ऊपर मिसाइल क्यों गिराई, तूने हमारे स्कूल को तबाह क्यों किया। आज ये 168 बच्चियां भी सवाल पूछेंगी। दिखलाइए, देखिए किस गलीबाफ यहाँ पर रोते हुए इन बच्चियों को देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और मानो कह रहे हों कि हमारी लाशें चीखेंगी, यादें आएंगी, तुम चैन से सो न सकोगे, ये रूहें तुम्हें रुलाएंगी, बदले की ये आग अब न बुझ पाएगी, मेरे बाद भी मेरी कहानी गूंजती रह जाएगी। मानो ये बच्चियां इस समय ये कह रही हों कि हमारी लाशें चीखेंगी, यादें आग लगाएंगी, तुम चैन से सो न सकोगे, ये रूहें तुम्हें रुलाएंगी, बदले की ये आग अब न बुझ पाएगी, ट्रंप मेरे बाद भी मेरी कहानी गूंजती जाएगी। ये बच्चियां ट्रंप से सवाल पूछ रही हैं और ये भी कह रही हैं किसी भी जंग की जीत पे खुश कैसे हो दुनिया, जब कंधों पे उठते हों खिलौनों की जगह जनाजे। आगे ये और भी कुछ कहना चाहती हैं। तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में जो प्लेन है, प्लेन के भीतर ये बच्चों की, ये दुनिया की किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी तस्वीर से बड़ी तस्वीर है ये। मानो ये बच्चियां कह रही हों कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे पर राख न होंगे, जुल्म की आग में जलकर हम, अमेरिका की जुल्म की आग में जलकर हम खाक न होंगे, याद रखना चिता की लपटें हकीकत बताएंगी उस टॉम हॉक मिसाइल की, याद रखना चिता की लपटें हकीकत बताएंगी, मेरी चीखें तुम्हारे ज़मीर को तड़पाएंगी। और ये सब ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे साथ इस फ्लाइट में, गलीबाफ ये कह रहे हैं मेरे साथ इस फ्लाइट में ये बच्चियाँ भी मेरे साथ आई हैं, डेलीगेशन बनकर साथ आई हैं और ये लोग भी अपने बस्ते के साथ, फूल के साथ अमेरिका, उस बेगैरत अमेरिका से सवाल पूछेंगी कि तुमने हमारे ऊपर बम क्यों गिराया, पूछेंगी कि तुमने हमारे ऊपर मिसाइल क्यों गिराई, पूछेंगी कि हमारा कसूर क्या था, पूछेंगी कि हे क्रूर ट्रंप, तुझे अमेरिका
से उठ करके ईरान के भीतर मजलूमों, मासूमों, बच्चों, बुजुर्गों, माओं, पिताओं का खून बहाने की ज़रूरत कैसे की और ज़रूरत तुझे क्या थी, ये पूछेंगे। ये तस्वीर देखिए, मुनीर यहाँ पर चल रहे हैं और इन सब चीज़ों के बीच में पॉलिटिक्स भी बड़ी चल रही है। पॉलिटिक्स ये कि ये मुनीर हैं, अभी यहाँ पर आपको सेना के ड्रेस में नज़र आ रहे हैं, सेना की वर्दी में नज़र आ रहे हैं, जब ये ईरान के लोगों को लेकर के जा रहे हैं, कमरों में लेकर के जहाज़ के पास से। फिर ये अमेरिका के सुबह होती है, अमेरिका के लोगों को लेकर के जाते हैं। मुनीर वही, तस्वीर नई, कपड़े नए, पहले आर्मी की वेशभूषा में, फिर टाई बेल्ट लगाकर। ये क्या बतलाने की कोशिश है कि एक बार ट्रम्पवे ने अगर जेलेंस्की को फटकार दिया था, कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने सूट बूट ना पहन के टी शर्ट पहन करके आने की, तो ये लोग इतने चापलूस हैं क्या? इतनी चापलूसी तो नहीं होनी चाहिए। आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट दी यू आर, फलाने यू आर। तो ये हैं, ये जनरल हैं, और ये जब अमेरिका के सामने जाते हैं तो इनकी घिग्गी इतनी बन जाती है क्योंकि अमेरिकी टाई बेल्ट वालों को पसंद करते हैं। जेलेंस्की की रेल बनाई ट्रंप ने, इन लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। तो उसके बाद ये जो है शाम को तो इस ऐसे रहते हैं, अपने वर्दी में, अपने डेकोरम में, अपनी पोस्ट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, लेकिन सुबह जो है वो कोट पैंट धारण करके आ जाते हैं। खैर, ये कोई खबर नहीं है, लेकिन आपको बतलाना ज़रूरी है कि किस तरीके से चापलूसियाँ चल रही हैं इस पीस वार्ता के दरमियान, और पाकिस्तान किस तरीके से अपना एक अलग गेम सेट कर रहा है। एक अलग, उसको सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि हमने देशों के युद्ध को रुकवा दिया है। हम बीच के कौवा हैं, हम मीडिएटर हैं, हम मंझवानी हैं, सो दुनिया हमको पहचाने कि एशिया में व्हाट वी आर। अभी पीस वार्ता सफल होगी नहीं होगी, ये इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनके प्रधानमंत्री से लेना देना नहीं है। जब लेबनान के ऊपर बम गिरा रहा है तो अमेरिका और इजराइल को कहना चाहिए था पाकिस्तान को, ए इजराइल, हमारे पास परमाणु बम है, अगर एक बम भी लेबनान के ऊपर गिरा तो मार देंगे परमाणु, समझे? जब समझौता कर लिए, जब हम ट्वीट कर दिए कि लेबनान में भी समझौता हो गया है, जितने भी लोग, जितनी भी टीमें इस युद्ध में लड़ रही थी, सबको अब हथियार रखना पड़ेगा 2 हफ्ते के लिए, जब यह समझौता हो गया है, तो तूने हिम्मत कैसे की लेबनान के ऊपर बम चलाने की? तूने लेबनान के ऊपर फास्फोरस बम जलाने की हिम्मत कैसे की? तूने गांव के गांव एक दिन में 100 बम मार के 300 लोगों को उड़ाने की हिम्मत कैसे की? ये ले आ रही है परमाणु मिसाइल, संभाल इसे, अब क्रोध संभाल इसे। अंतिम वचन सुनाता हूं और ले अब मैं भी जाता हूं। भगवान कृष्ण गए थे दूत बन करके, वो भी मीडिएटर, कैसे मीडिएशन होना है सीखना चाहिए भगवान कृष्ण से। हिंदू धर्म में है, अगर मान लीजिए जो मुस्लिम लोग हैं जो देख रहे हैं, अगर उनको नहीं मालूम, हालांकि बहुत सारे दर्शक जो हमारे हैं वो इतने जो है हाकिम हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि सबको कहानियाँ मालूम हैं कि किस तरीके से गीता में ये बताया गया कि भगवान कृष्ण जब जाते हैं और कहते हैं पांडवों की तरफ से कौरवों के पास सारा राज्य होता है, पांडवों की तरफ से जाते हैं मैत्री संदेश लेकर के कि लड़ाई माफ करो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बहुत लड़ लिए, कहीं यहाँ लाच्छा ग्रह जला दिए, कहीं कुछ जला दिए, कहीं कुछ कर दिए, कहीं पांडवों को वनवास दे दिए, सब कर दिया, बड़ी लड़ाइयाँ हो गई भाई, अब छोड़ो, अब खत्म करो। और पांडवों की तरफ से मैं आया हूँ, उन्होंने कहा है कि हम अपने ही लोगों के बीच में नहीं लड़ सकते। यही परिस्थितियाँ थीं। वीडियो लंबा हो रहा है समझ रहा हूं, लेकिन बता देना जरूरी है, यही परिस्थितियां थी। अपनों से लड़ रहे थे, खाड़ी के देश जैसे लड़ रहे हैं अपनों से, वैसे ही अपनों से लड़ रहे थे। बुआ के लड़के भाई से लड़ रहे थे, बुआ के लड़के लड़ रहे थे, भाई लड़ रहे थे, चाचा के लड़के आपस में ऐसे लड़ रहे थे। तो भगवान कृष्ण पहुंचते हैं वहां हस्तिनापुर, और वहां कहते हैं पांडवों की तरफ से मैं संदेश ला, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मीडिएटर। यह पाकिस्तान मीडिएटर बनेगा?
जो जीबान निकाले खड़ा हुआ है, लेबनान के ऊपर हमले हो रहे हैं, इजराइल रुक नहीं रहा है, ट्वीट करता है इनका मंत्री, रक्षा मंत्री, और उसके बाद ट्वीट डिलीट करके भाग जाता है। अरे ट्वीट डिलीट करने की क्या जरूरत है इजराइल कैंसर देश। ट्वीट किया इसने कि इजराइल कैंसर देश है, उसके बाद ट्वीट डिलीट करके भाग गया। यह पाकिस्तान ऐसे मीडिएशन कराएगा। भगवान कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर, कहते हैं पांडवों की तरफ से मैं आया हूं भाई साहब, और पांडवों की तरफ से मैं आपसे संधि प्रस्ताव लेकर के आया हूं कि लड़ाई माफ करिए। और वो उन्होंने कहा कि दो अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो रखो अपने पास, दे दो उनको 5 ग्राम रखो अपने पास धरती तमाम, और पांडव उसमें हंसी खुशी से खाएंगे और आपके ऊपर हंसी ना उठाएंगे, यानी उंगली नहीं उठाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि 5 गांव दे दो पांडवों को, उसी में वो खुश हो जाएंगे, मस्त रहेंगे, आप रखो अपनी पूरी धरती तमाम। मैं उनकी तरफ से ये बोल रहा हूं, और जो मैं यहां बोल रहा हूं पांडवों को मानना पड़ेगा। अगर मैंने ये कह दिया तो मानेंगे, उनकी हिम्मत है कि नहीं मानेंगे, मेरे वचन हैं। उसके बाद दुर्योधन ने वही किया जो अमेरिका कर रहा है, कहा बांध लो इस ग्वाले को। भगवान कृष्ण को बांधने चले, फिर उन्होंने लास्ट में कहा, बड़ा लंबा बीच में वृतांत है, फिर उस बीच में भगवान कृष्ण ने आखिरी में कहा कि मैत्री का वचन सुनाता हूं, ले अब मैं भी जाता हूं, अब धरती डगमग डोलेगी और फलाना फलाना जो होगा, भाई से भाई टकराएंगे और खून की नदियां बहाएंगे। हुआ क्या उसके बाद? महाभारत। ये रोकेंगे युद्ध? ये जो अपनी ड्रेस शाम से सवेरे तक नहीं रोक पा रहे हैं, शाम को कुछ और पहनते हैं, सवेरे खिसक जाता है वो, शाम को चोला कुछ और, सवेरे चोला कुछ और, हैं? ऐसे लगता है जैसे सर्कस का आदमी हो, हैं? ऐसे लगता है कि जैसे पीपीटी और एक्सेल सीट बनाने के लिए जा रहा हो ये आदमी। शाम को जनरल, सवेरे आईटी कर्मचारी। आप देखिए ना, गलत कह रहा हूं? बताइए दर्शकों, आप बताइए भाई। इनसे अगर संधि हो जाए, संधि प्रस्ताव हो जाए, बात मान लें, तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि भाई ये कर दिया इन लोगों ने। आगे ये जेरूसलम पोस्ट यहाँ पर लिखता है कि चाइना जो है डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ईरान को, और ये कुछ ही हफ्ते में CNN की रिपोर्ट है, इन्होंने ये कहा है कि चाइना डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, और कमिंग वीक्स में ये जो है शिपमेंट इनको मिल जाएगा किसी थर्ड कंट्री के थ्रू। यहाँ पर इन्होंने इसको बोला है कि थर्ड कंट्री के थ्रू चाइना डिफेंस सिस्टम ईरान को देने जा रहा है, यानी तैयारियां ईरान के भीतर भी चल रही हैं, कायदे की तैयारियां चल रही हैं, और उनको मालूम है कि ये समझौता नहीं करा पाएगा। ये हिजबुल्लाह देश समझौता करा लेता तो अपना समझौता ना कर लेता, कश्मीर का समझौता ना कर लेता, अगर इससे समझौता हो जाता। ये खुद मूढ़ बुद्धि है, इसको खुद बुद्धि नहीं है, दूसरे का समझौता क्या कराएगा। अब इसके आगे क्या है कि देखिए, कर्मा रिटर्न्स, हिंदुओं में कहावत है कर्मा रिटर्न्स, कर्म आपको तुरंत वापस पे बैक मिलता है। अब क्या है कि जैसे ही युद्ध पर विराम लग गया है, ईरान और इजराइल के बीच तो लग ही गया है अभी 2 हफ्ते के लिए, तो जो इमरजेंसी के हालात थे, वो इमरजेंसी जो राजनीतिक थी वो हटा ली गई है इजराइल से। तो बाकी जो काम है, जैसे सड़क बनाना, मुकदमे चलना, या पब्लिक के जो रूटीन वर्क हैं वो चलने लगे हैं इजराइल के भीतर। जब पब्लिक के वर्क चलने लग गए तो नेतन्याहू के भीतर के ऊपर थे 3 केस, तीनों थे भ्रष्टाचार के। एक केस था नेतन्याहू के ऊपर जिसमें ये सब गिफ्ट लेने का केस था, महंगे महंगे गिफ्ट लेना और व्यभिचार करना और भ्रष्टाचार करना। दूसरा ये था कि किसी को ठेका वेका देना, और वो किसी टीवी कंपनी को ठेका देना, और वो टीवी वाले से बदले में अपने लिए अच्छी अच्छी बातें चलवाना, अपना प्रोपोगेंडा चलवाना, वो केस। 3 केस हैं, एक 1000 केस का नाम है, दूसरा 3000 केस का नाम है, 2000 या 3000, तीसरा 4000 केस का नाम, मतलब ये केसेस के नाम है, इनके यहाँ ऐसे ही होते होंगे। 3 केसेस हैं और तीनों केस में सुनवाई भयंकर तरीके से चल रही है। एक आदमी आरोप तय हो चुके हैं, आप कोर्ट सम्मन जारी कर रहा, बोलो आओ अदालत आओ, केस है तुम्हारे ऊपर। तो अब ये पसीना पोंछ रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी जो है सडनली तुरंत युद्ध बंद हुआ है और अभी हम नहीं आ सकते मिलॉर्ड, अभी सीज फायर हुआ है, अभी कुछ दिन का जो है हमको टाइम दे दीजिए, तब हम अदालत के भीतर पेश होंगे। कर्मा यही है, कर्म यहीं पे बैक होता है, यहीं इतने मजलूमों मासूमों की हत्याएं। अच्छा, ये लोग करते भी क्यों हैं? करते इसीलिए हैं, बॉम्ब मारते हैं, मजलूमों की हत्याएं करते हैं, ताकि अपने देश के जिन लोगों को इन लोगों ने भक्त बना दिया है, नेशनलिस्ट या फिर चरमिस्ट, चरमपंथिस्ट जो बना दिया है, उनको खुश किया जा सके कि देखो यही आदमी है जो घुस करके मार सकता है, देखो यही आदमी है जो दुश्मन को मार रहा है, देखो यही आदमी है जो लड़ रहा है। तो इस प्रवृत्ति के जो नेता हैं, ये सब
अपने देशों को युद्ध में झोंके रहते हैं ताकि जनता को यह लगता रहे कि यह आदमी कुछ कर रहा है, या जनता को यह लगता रहे कि यही आदमी है जो हमारी रक्षा कर सकता है, या जनता को यह लगता रहे कि यही आदमी है जो हमारे देश की सीमाओं का विस्तार कर सकता है। तीन तरह की जनता होती है, एक तो खुद की रक्षा करना चाहती है, दूसरी जनता वो होती है जो अपने शत्रु को मारना चाहती है, शत्रु को डिफीट करना चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरी जनता वो है जो अपने देश को और विस्तारित होते देखना चाहती है, जो राजा को इसी नज़र से देखती है कि भाई राजा है तो ये काम तो राजा को करना पड़ेगा, ये काम तो राजा के द्वारा होना ही चाहिए, तभी तो राजा है। और तमाम दुनिया के कई मुल्क हैं जिन्होंने अपनी जनता को इसी में फंसा रखा है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो वैसे ही लड़ मरते हैं बगल वाले देश से, कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, उतना पैसा जितना रैलियों में खर्च होगा, जितना ये दूसरी चीज़ों में दारू मुर्गा में खर्च करेंगे, पब्लिक वोट में खर्च करेंगे, उतना ये मानवीय भावनाएं भुनाने में खर्च कर देते हैं। कहीं हमला मार देते हैं, बोल देते हैं हमला, जनता एकदम बम बम कि देखो यही है भाग्य विधाता जो भाग्य बदल सकता है देश का, इसके अलावा है नहीं कोई, बाकी तो दूसरे आएंगे लिबिल लिबिल करेंगे, उनसे कुछ हो नहीं पाएगा, यही है इसके पास ये 57-58 इंच का सीना, बाकी सब बिना गुर्दे के हैं। तो जनता के भीतर ये मैसेज देने के लिए ये लड़ते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, अपने देश की जनता को मरवाते भी रहते हैं ताकि जनता भी गुस्से में रहे कि देखो है ईरान की इतनी दम, इतनी हिम्मत, हमारे घर पे बम मारा, अब देखो यही जिताएंगे नेतन्याहू को, यही है जो इधर से मिसाइल चलवाएगा, आपकी चलवाया रहा, अगली बार और चलवाएगा और जोर मारेगा। तो जनता को ये लोग इसी भ्रम में ऐसे ही रखते हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कर्मा दोबारा आता है, दूसरी खबर यह है कि अमेरिका के भीतर 2,50,000 लोगों ने पिटीशन को साइन किया है जिसमें ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए लोग साइन कर रहे हैं, बतला रहे हैं। हालांकि लोग जो पिटीशन साइन कर रहे हैं वो अदालत जाएगी, लेकिन इनकी संसद के भीतर भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ट्रंप को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग 50 से 80 के बीच में सांसदों ने साइन भी उसके ऊपर किए हैं। 240 के तकरीबन हैं सांसद, जिनमें उसके आधे साइन होने चाहिए। तो ट्रंप को हटा नहीं पाएंगे, ये तो दिखाई देता है, संसद के भीतर नहीं हटा पाएंगे। वीडियो में बताने के लिए कैसे भी कोई आपको बता दे कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, ट्रंप जाने वाला, जा नहीं रहा, वो जा नहीं रहा, उसके लिए और लोगों की ज़रूरत, और सांसदों की ज़रूरत लगेगी। अभी 80 के आसपास पहुँचे हैं ये लोग, 240 हैं, उसका आधे लोग उसको जो है साइन करने। दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल अभी तक क्या था कि वो मुल्क बना हुआ था कि इजराइल को लोग कहते थे कि देखो इजरायली कितने ताकतवर हैं, इजरायलियों के पास देखो कितनी टेक्नोलॉजी है, इजरायली कितने पढ़े लिखे हैं, इजरायली कितने। अब पहली बार दुनिया में आम तौर पर ये जग जाहिर हो गया है कि ये कितने जाहिल हैं। ये दिखाई दे गया है कि जो फर्जी बिना मतलब युद्ध कर रहे हैं, खुद डर रहे हैं इसलिए दूसरे को मार रहे हैं। तो इससे बड़ा जाहिल क्या होगा? ईरान कहीं परमाणु ना बना ले, जबकि खुद बना चुके हैं। ईरान कहीं ना बना ले इसलिए ईरान को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। यानी ये वही बात हो गई कि आप अपने पड़ोसी को इसलिए मारने पीटने उतर जाइए, उसके घर में उसका दरवाजा तोड़ दीजिए, उसके लड़कों बच्चों को मारिए जा करके कि वो आपसे ज़्यादा कमा रहा है। आप पल्सर लाए हैं तो हायाबुजा ले आया है इसलिए आप उसको मारिए जा करके। आप हीरो की साइकिल लाए हैं, वो जो है रेंजर साइकिल ले आया इसलिए उसको जाके मारिए। तो ये तो वही है कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, वो हमको पीटे, वो हमसे आगे निकले, इसलिए हम उसको अभी जाकर मारेंगे, अभी उसको ध्वस्त कर देंगे। तो इस तरीके की ये इजराइल की जो मानसिकता है वो निकल करके सामने आई है। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल को समर्थन देने के विरोध में पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। जापान और टोक्यो की संसद के बाहर हजारों लोग जमा हुए हैं। अमेरिका और इजराइल अब एक्सपोज हो चुके हैं, ये लोग लिख रहे हैं। और देखिए जापान की संसद के बाहर किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ये दोनों निकम्मे हैं। देखिए ये प्रदर्शन चल रहे हैं इस तरीके के। तो अब क्या होता है,
इस्लामाबाद के भीतर वो हम आपको बतलाते रहेंगे। अगले वीडियो में और अपडेट महिमा जी हम लेकर के आएंगे, इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट और आती है हम आपके सामने हाजिर होते हैं। बिल्कुल, यानी कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और वहां पर पहुंचकर जो उन्होंने तस्वीर पेश की है, मिनाब की बच्चियों के नाम पर अपना ये मिशन रख दिया है, नाम रख दिया है मिनाब 168, जिसका मतलब ये है कि जो बच्चियां मारी गई उनके नाम पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम नेगोशिएशन करने आए हैं तो हम अकेले नहीं आए हैं, बल्कि ये बच्चियां भी हमारे साथ आई हैं और उनके लिए जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें वो करते हुए यहाँ पर दिखाई भी देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।